तो जैसा कि लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे और क्षेत्र पे विशेष चर्चा भी हम लोगों ने की और हमेशा से साधना न्यूज का एक प्रयास रहता है कि हम आपकी बातों को अपने मंच को जो है साझा करें आपकी बातों से। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लगातार खबर और हम लोगों ने क्षेत्र में संवाद जारी रखा है, अलग अलग क्षेत्र से आप सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे हैं और राहुल अग्रवाल जी युवाओं के प्रति हमें मुझे लगता है कुछ संवाद लेंगे। मनोज पांडे जी से मैंने जो है मुलाकात की थी और शिक्षा के बारे में इनसे जो है समझा था कि किस प्रकार से एक बड़ी अच्छी चीज भी मैंने देखी थी कि ढेर सारे लोग थे जिनको मुफ्त में शिक्षा जो है इनके विद्यालय से दी जा रही थी। और साथ में ही अविनाश शर्मा जी जो कि मेडिकल को लेकर के हमारे साथ में संवाद साझा करेंगे। डॉक्टर सतीश समदसी जी आयुष विभाग से हैं, वो हमको जो है संवाद करेंगे। तो मुझे लगता है कि सर्वप्रथम शिक्षा पे हम आते हैं और मनोज पांडे जी से ही शुरुआत करते हैं। ढेर सारे हम लोगों ने संवाद किए हैं, आपको क्या लगता है जांजगीर चांपा में और क्या होना चाहिए शिक्षा को लेकर? सर, सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज चैनल को साधुवाद देता हूं कि आपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के संबंध में आज ये परिचर्चा रखी है और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता तो आदिकाल से रही है और अभी भी है और आगे भी संभावना बनी रहती है। सबसे प्रमुख बात यह होती है कि निजी विद्यालय के प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है, मेरा प्रयास है जांजगीर चांपा अशासकीय विद्यालय संघ के अध्यक्ष के रूप में कि उस धारणा को मैं तोड़ना चाहता हूँ। समाज, शासन, प्रशासन, पत्रकारिता, इवन पालक, जबकि वो अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निजी विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं। सरकारी स्कूल के आधारभूत संरचना बहुत अच्छी है, उसके बाद भी उनका विश्वास अगर निजी विद्यालय के प्रति है तो स्वाभाविक रूप से परिणाम के कारण होगा। निजी विद्यालय के प्रति जो धारणा है कि एक शोषक का, तो एज ए प्रेसिडेंट जांजगीर चांपा और छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संघ के सेक्रेटरी रायपुर के रूप में मैं यह बात रख सकता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में करीब करीब 95% निजी विद्यालय ऐसे हैं जो कि बजट स्कूल हैं। बजट स्कूल से कि प्राइमरी, प्री प्राइमरी और हायर सेकेंडरी तक बमुश्किल औसत अगर निकाला जाए तो 8,000 रुपये की राशि से लेकर के 15,000 रुपये की राशि होती है पूरे सत्र भर की। अब उसके बाद जहाँ पर आधारभूत संरचना ऐसी है जिसके आधार पर वो फीस लेते हैं, चाहे वो 40,000 से ऊपर 50,000, 1 लाख रुपया, तो पालक भी वहाँ सहमति देकर ही वहाँ प्रवेश लेता है। निजी विद्यालय इन धारणाओं को तोड़ना चाहता है और विगत 4-5 वर्षों के बाद जब संघ का निर्माण हुआ तो हमने कोशिश लगातार जारी की है और विगत कांग्रेस की सरकार के सम्मुख भी हमने इन बातों को रखा था कि छात्रवृत्ति की राशि है जो SC, ST, OBC जिन बालकों को या बालिकाओं को राज्य स्तर पर जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है उस राशि को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ सरस्वती साइकिल योजना है जो सरकारी विद्यालय में बालिकाओं को प्रदान की जाती है, तो वो निजी विद्यालय में भी दिया जाए। एवं जो निजी विद्यालय हैं उनकी RT की प्रतिपूर्ति की राशि है उसको क्रमशः प्रतिवर्ष उसको प्रदान किया जाए। और विगत वर्ष में श्री भूपेश बघेल की सरकार के समय में हमने एक मांग रखी थी कि कोरोना काल में जिन भी पालक की मृत्यु हो गई है तो उनके जो बच्चे अध्ययनरत हैं तो उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है शिक्षा मुहैया कराई जाए। और उसका निमित्त संयोग से कहें या दुर्योग कहिए मैं ही बना था कि जब मैं कोरोना काल में 18 दिन वेंटिलेटर ICU में था तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रत्येक क्लास में यह मैसेज भेजा था कि भगवान न करे अगर किसी की पालक की अगर मृत्यु हो जाए तो यह विद्यालय उस अमुक विद्यार्थी के पूरी शिक्षा 12वीं तक उसको निःशुल्क प्रदान करेगा। फिर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिले के अध्यक्ष होने के नाते वहाँ पर संदेश भेजा था कि हम ऐसा क्यों ना कार्य करें जिससे समाज में हमारी सहभागिता महसूस हो। तो अधिकांश निजी विद्यालय संचालकों का कहना था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत में यह समाचार फैला हुआ है कि कोरोना काल के दौरान में हमें फीस नहीं देनी है, तो हम तो उस झंझावत से नहीं उबर पा रहे हैं, तो ये बड़ी महती जिम्मेदारी है, तो इसको क्यों ना हम शासन के सम्मुख रखें। हमने राज्य संगठन के माध्यम से श्री भूपेश बघेल सरकार के सम्मुख ये मांग को रखा और उसके बाद ही सुगत अनुभूति हुई कि 2 महीने के बाद में महतारी दुलार योजना लागू हुई और इसका श्रेय निश्चित रूप से एक निजी विद्यालय संगठन लेता है। और उसकी परिवृत्ति यह हुई कि अब अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी अगर किसी पालक को यह जानकारी नहीं है, पालक इन द सेंस अगर माता या पिता कोई हैं जिनकी मृत्यु अगर कोरोना काल में हो गई है तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट जिसमें ड्यू टू कोरोना लिखा हुआ हो वो किसी भी जिले के निजी विद्यालय के अध्यक्ष या मुझसे या आपके माध्यम से संपर्क करें और उस बालक को नर्सरी से लेकर 8वीं तक के
न तो कोई शुल्क देनी होगी, अपितु 500 रुपये प्रति माह की इसको राशि प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, और 9वीं से 12वीं में 1000 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है। आगे हम फिर वर्तमान सरकार से उन्हीं मांगों को हम रख रहे हैं कि प्रतिपूर्ति की राशि जो आरटी की विगत 5 वर्षों से जो हमें नहीं मिली है, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ ही राज्य ऐसा है जिसमें 9वीं से 12वीं के लिए स्टेट हेड की राशि प्रदान करने के लिए घोषणा की गई थी, और हमें सत्र 19-20 से लेकर के और 21-22 की राशि अभी तक नहीं मिली है। राशि मांगने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि आधारभूत संरचना का अच्छी तरीके से हम निर्माण करा सकें, उसमें से कुछ हम मानदेय अपने शिक्षकों को भी दे सकें, और विद्यार्थियों के लिए भी ये अगर ये राशि मिल जाती है तो हमें उसका लाभ मिलेगा। अभी विगत 12 जून को माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी रायपुर में हमारे निजी विद्यालय संगठन के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम का उद्देश्य था फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो हम समाज में वो दृष्टिकोण ये रखना चाहते हैं कि निजी विद्यालय केवल सिर्फ जो एक धारणा बनी हुई है कि एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इनका एम होता है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसको तोड़ना चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के हाथों एक उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न कराया था कि अभी आने वाली इस 10 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा होगी, उस दिन हम अपने बच्चों से गुरु दक्षिणा मांगेंगे। वो गुरु दक्षिणा यह होगी कि पूरे छत्तीसगढ़ में सभी विद्यार्थी पीपल का वृक्ष लगाएंगे, और हमारी कोशिश है कि 11 लाख पीपल के वृक्ष जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और चूंकि हमारे पास वो हाथ हैं, वो बच्चे हैं, और गुरु दक्षिणा हम अपने लिए मांग रहे हैं लेकिन उनके भविष्य के लिए मांग रहे हैं कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और निश्चित रूप से जो वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है उसके माध्यम से वो भी ऊपर आने की संभावना है। साथ ही साथ हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं कि बच्चों को हम बोल रहे हैं कि आप अपने माता या पिता को बोलें कि घर का छत का पानी, आंगन का पानी सभी जमीन के नीचे चला जाए, जिससे छत्तीसगढ़ पूरे भारत में हमने एक जिसको कह सकते हैं शोध अध्ययन किया है कि तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा डिक्रीज फॉर्म में अगर पानी जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में। तो हम 5 बिंदुओं को लेकर के चले हैं, एक तो पीपल का वृक्ष लगाने का, वाटर हार्वेस्टिंग का, और दूसरा रूफ टॉप गार्डनिंग का, जिसमें छत में छोटे छोटे गमलों में ऐसी जो सीजनल सब्जी होती है उसको हम बिना यूरिया फास्फेट अर्थात हम जैविक खाद के माध्यम से उसको प्राप्त करें। और इसके अलावा ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो हम समाज के सम्मुख रखना चाहते हैं। दृष्टिकोण हम केवल बदलना चाहते हैं कि हम वही विद्याधन उस बजट में जिसमें मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो पालक होते हैं, मुश्किल से अधिकतम राशि 8,000 से लेकर 15,000 साल का, उसमें सभी है एडमिशन, ये केवल आपका ही है या मैंने बताया आपको कि पूरे छत्तीसगढ़ में 95% बजट स्कूल हैं, सभी जगह औसत सिर्फ यही है, केवल विवेकानंद विद्यालय की बात नहीं है, सभी जगह। और उस कोरोना काल में तो हमने देखा है कि पूरे भारत में हम चूंकि भारतवर्ष के संगठन से भी जुड़े थे तो हमने वहां भी एक परिचर्चा की थी, और अधिकांश विद्यालय कम से कम 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट महतारी दुलार योजना के अलावा हम लगातार पालकों को ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि जो कहा जाता है शिक्षा को लेकर के उसमें आप अच्छा भागीदारी निभा रहे हैं। और कुछ संवाद ले लेते हैं। अविनाश शर्मा जी हैं, मेडिकल एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं जांजगीर के, और दवाइयों के लेकर ढेर सारी बातें जो है हमेशा दिखाई देती हैं। तो ये जांजगीर में जो है किस तरह से आप देखते हैं? अभी हाल में ही आप अध्यक्ष भी बने हैं जी। हेलो हेलो, सबसे पहले तो मैं साधना चैनल के को धन्यवाद देता हूं कि इस टाइप का प्रोग्राम इन लोग करवाएं, तहे दिल से धन्यवाद। जिले में औषधि को लेकर हम लोग काफ़ी सक्रिय रहे हैं और हमेशा से सक्रियता रही है। बात कोरोना काल से की जाए तो जिस हम लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए निस्वार्थ भाव से कोरोना काल में सबकी सेवा की है। अपने दूरस्थ गांव में दवाइयों की आपूर्ति के लिए हम दिन रात एक कर दिए हैं। किसी भी मरीज को बिना दवाई के जिसकी जो मांग थी, हमने कोरोना काल में हमने अपने शरीर का अंदर ध्यान रखते हुए उनको दवाई की आपूर्ति करवाए हैं और अच्छी सेवा करें हैं। दवाई एक ऐसी औषधि है कि मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है और उसको हम लोग अपने में हम लोग कर रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं। और बाकी बातें सामाजिक तौर पर हम लोग एक माह पेड़ के नाम पेड़ लगाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी के पास दवाइयों को पैसा नहीं है,
उनको भी हम दवाई उपलब्ध करवाते हैं। बिना दवाई के लिए कोई भी आदमी जिसकी को लगे कि इसको मेरी दिक्कत है, हम उसकी आपूर्ति पूरी करते हैं। मुझे लगता है कि अभी लगातार जब हम संवाद कर रहे हैं तो कोरोना का याद बहुत लोग, क्या कुछ केसेस दिख रहे हैं तो याद आप, अभी मैं मनोज पांडे सर का भी सुन रहा था तो उन्होंने भी कोरोना अपना सहयोग को बता रहे थे, और आप भी। दवाइयाँ ऐसी हैं कि इस कोरोना काल में सिर्फ एक दवाई एक सहारा था मनुष्य को, जो हम लोग ने पूरी निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की है। और जिसको जो मरवत थी है, पैसे की मदद है पैसे की मदद की है, खाने की मदद की है, दवाई की जरूरत दवाई की मदद की है, निस्वार्थ भाव से हम लोग सेवा की, बिना अपनी जान की परवाह किए। और रही बात, आज हमारे जांजगीर जिले में 750 केमिस्ट हैं और सभी केमिस्ट अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, नशा मुक्ति की बात की जाए, हमारे 750 केमिस्ट जो हैं नशे के व्यापार नहीं करते। जो भी कार्रवाई होती है बाहर से कार्रवाई होती है, जो भी पकड़ाते हैं नारकोटिक्स में सब बाहर के आने वाले पकड़ाते हैं। हम लोग 750 केमिस्ट में कहीं पर आपको नशे का व्यापार नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि वे इस नारकोटिक्स को के लिए कड़ा कदम उठाएं। कोटपा मैं निवेदन करूंगा, कोटपा के लिए भी एक निवेदन है कि उसको कड़ाई से पालन किया जाए। और हम अपनी संघ के माध्यम से हम लोग सभी सदस्य बोल रहे हैं कि नशे के व्यापार को हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं। जो अगर नशे का व्यापार कर रहा है हम उनके विरोध में खड़े हैं। प्रशासन का हम पूरा सहयोग करेंगे, यही मेरी बात है। चलिए, मुझे लगता है कि नशा ने तो कितने परिवारों को उजाड़ रखा है, और मुझे लगता है हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य भी है कि इसके खिलाफ में खड़ा हो। आगे कुछ संवाद लेते हैं। सतीश समदसी जी हैं हमारे आयुष विभाग से, और संवाद जान लेते हैं जांजगीर को लेके आपसे। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में आयुष विभाग से मुझे मौका देने के लिए मैं सादर अभिवादन करता हूं साधना न्यूज के समस्त परिवार एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एडिटर महोदय को, जिन्होंने हमारे विभाग को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। सर्वप्रथम हम आयुष विभाग की गतिविधियों के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आयुष विभाग में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जांजगीर में। हमारे विभाग में 35 संस्थाएं हैं। आयुष विभाग में उन 35 संस्थाओं में जो 4 संस्थाएं हैं वो को लोकेटेड संस्थाएं हैं, जिसमें आयुष विंग जो जिला अस्पताल जांजगीर चांपा में संचालित है, बीडीएम अस्पताल चांपा में स्पेशलाइज थेरेपी सेंटर चांपा संचालित है। इन दोनों संस्थाओं में हमारे यहाँ शोधन थेरेपी, जिसको हम पंचकर्म थेरेपी कहते हैं, पंचकर्म थेरेपी में 5 प्रोसीजर होते हैं, स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, वस्ती। ये 5 प्रोसीजर करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और उस डिटॉक्सिफाई करने के लिए प्रोसीजर किए जाते हैं। रोगी को जिस प्रकार की जरूरत होती है और उनकी रोग की साध्य असाध्यता को देखते हुए प्रोसीजर का चयन वहाँ के विशेषज्ञ करते हैं। बाकी जो 2 अन्य संस्थाएं हैं उसमें एक है आयुष पॉलीक्लिनिक, वहाँ भी पंचकर्म की सुविधाएं शासन द्वारा किए जाने के लिए ऐसा मुहैया कराया गया है, लेकिन चूंकि अभी संस्था नया है तो वहाँ पे अभी वर्क नहीं हो रहा है। शेष जो 31 संस्थाएं हैं, 31 संस्थाओं जो है आयुष के, जो उनका नाम पहले था शासकीय आयुर्वेद औषधालय, उनमें से 31 संस्थाओं में से 19 संस्थाओं का उन्नयन भारत सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के नाम से किया गया है। उन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में हम लोग प्रतिदिन डेली आने वाले रोगियों का निःशुल्क ओपीडी स्तर पे उनका चयन करके ओपीडी स्तर पे उनकी चिकित्सा करते हैं। रोगियों का परीक्षण एवं उनका निःशुल्क जांच, और जो भी उनके पास जो अस्पताल में उपलब्ध एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अनुसार जो भी दवाइयाँ होती है उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शासन के अनुसार उपलब्ध कराते हैं। साथ साथ ऐसा समाज में भी देखा जा रहा है कि एनसीडी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम बोलते हैं। हर घर में 2-4 केसेज मिल रहे हैं शुगर के, बीपी के। तो हम लोग अस्पताल में आने वाले जो भी मरीज होते हैं उनमें 30 साल से अधिक वय के जो मरीज रहते हैं उनका कोशिश करते हैं, बीपी तो हर पेशेंट का जांच करते हैं, और 30 साल से ज़्यादा वय के जो मरीज रहते हैं उनका हम लोग शुगर भी जांच करते हैं, और ये पता करते हैं कि प्राइमरी स्क्रीनिंग उनका करते हैं कि कहीं वो शुगर या बीपी से तो ग्रसित नहीं है। अगर हम लोग को अगर लगता है कि उनका जो शुगर का लेवल है थ्रेशोल्ड पर चला गया है या फिर बीपी बढ़ने की टेंडेंसी है, तो उसी स्तर पे हम लोग प्राइमरी स्क्रीनिंग के पश्चात उनको आहार विहार में, चूंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है
औषध, आहार और विहार, इन तीनों पे उसकी चिकित्सा प्रणाली समाविष्ट होती है। तो उसके आधार पे सबसे पहले हम उनको आधार में, उनके विहार में, मतलब उनके आचरण में, ऋतुचर्या में, दिनचर्या में क्या बदलाव किया जाए, कैसे एक्सरसाइज करें, योग करें, इसके लिए हम उनको प्रमोट करते हैं। तो उन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है। साथ साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्रतिदिन योग प्रशिक्षक द्वारा 1 घंटे का मॉर्निंग में योगा सेशन भी चलाया जाता है, और जो नागरिक वहां पे आते हैं हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, वहां आकर के योग कीजिए। साथ साथ वहां पे जो भारत सरकार द्वारा जो नेशनल आयुष मिशन की जो कुछ नेशनल आयुष मिशन की जो योजनाएं हैं उसका भी संचालन किया जा रहा है। उसमें पहला योजना है सुप्रजा। सुप्रजा योजना है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब माँ सगर्भावस्था में होती है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका केयर करते हैं, एएनसी करते हैं। एएनसी के पश्चात जब पार्चुरेशन हो जाता है, बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है, तो उनका भी हम लोग प्राइमरी केयर करते हैं, और किस प्रकार से उनका आहार विहार में कैसे हम तब्दीली करें। और जो हमारे यहाँ आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं चरक सुश्रुत वगैरह में, उनके एएनसी में मासानुमासिक वृद्धि के अनुसार क्या उनको खान पान दिया जाना चाहिए। ये इसी साल से ये सुप्रजा लॉन्च हुआ है, 4-5 महीने पहले से। तो उसमें डॉक्टर श्रेया दीक्षित हैं, वो नरियरा में, वो उस काम को अभी देख रही हैं नोडल के तौर पे, उस काम को करते हैं। उसके बाद दूसरे जो हमारे यहाँ भारत सरकार की जो योजना है नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आयुर्विद्या करके है। आयुर्विद्या योजना के अंतर्गत जो हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है, खास करके प्राथमिक क्लास से लेकर पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा के बच्चों को, उनको हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां देते हैं। जैसे किस प्रकार से बच्चे, जैसे आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों को डेली लाइफ बिल्कुल प्रभावित हो गया है। बच्चे सुबह मॉर्निंग में जगना नहीं चाहते हैं, बच्चों में ओबेसिटी की समस्या आ रही है, बच्चों में आईबीएस की समस्या आ रही है, खास करके गैस्ट्राइटिस वगैरह की समस्याएं बच्चों में बहुत आ रही है। इसका बेसिक कारण क्या है कि बच्चों का जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। तो पहले चूंकि पिछले साल मैं ही उसका नोडल अधिकारी था आयुर्विद्या का, तो मैं देखता था उस समय मुझे 15 स्कूलों का चयन करने के लिए बोला गया था शासन द्वारा। मैं उसका चयन करके और फिर मंथ में 2 स्कूलों का विजिट करता था। ज़्यादातर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जो नियरेस्ट एरिया के जो स्कूल रहते हैं उनको हम लोग चयन करके, और उसमें हम बच्चों को कैसे आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव कीजिए ताकि आपका जो भविष्य हो आप हमेशा हेल्दी रहें। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है आरोग्यम मूलम उत्तम, धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है वही धर्म भी कर सकता है, आर्थिक उपार्जन भी कर सकता है, और स्वर्ग की मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी उसी को हो सकती है, क्योंकि उसके लिए जो भी कर्म है वही कर सकता है। तो उसमें जो चीजें उनके लाइफ स्टाइल से संबंधित है उसको मैंने एक कविता के रूप में मैं उनको संधारण करके, चूंकि बच्चे खेल खेल में ज्यादा समझते हैं, तो उसके लिए मैं एक बनाया था, उसको 2-4 पंक्तियां। अच्छा, एक बात मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी आपने अच्छा जो है संस्कृत में मंत्र भी सुना दिया। हम इतने अच्छे स्थिति में थे, यानी आयुर्वेद की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये जो अंग्रेजी दवाओं ने अपनी जगह बना ली, ये कहाँ गैपिंग हो गया कि हमारा इतना अंतर हो गया? थोड़ा सा देखिए, अब उसमें थोड़ा मैं एक शासकीय व्यक्ति होने के कारण बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। ये राजनीति नहीं है, मुझे लगता है समझ लेना चाहिए। आप भी जान रहे हैं कि बहुत दिनों तक भारत गुलाम रहा, और गुलाम रहने के कारण कोई भी अगर दूसरा कंट्री हावी होता है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को तोड़ना चाहता है और अपनी जो संस्कृति है उसको थोपना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, इस कारण से हमारे देश में जो आयुर्वेद का है, बहुत सारे जो आयुर्वेद के जो क्लासिक्स थे, जो हमारे जो शास्त्रीय जो लाइब्रेरी थे, उन चीज़ों को जला दिया गया। बहुत सारी चीज़ों को, अब जाहिर सी बात है, पहले बहुत सारी जो ज्ञान रहती थी श्रुति परंपरा पे आधार रहती थी, एक दूसरे से सुन करके फिर उसका किताबों में अनुवाद हुआ। तो उसके कारण से, गुलामी के कारण से भारत में भारतीय चिकित्सा पद्धति की, खास करके आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो मैं उसको बताता, तो उसमें मैं बच्चों को ये बताता हूँ, आयुर्विद्या काहे कहना ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों जगना, आयुर्विद्या काहे कहना ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों जगना, जगकर फिर ले नाम हरि का जिससे मन हो सच्चा। मैं थोड़ा सा उसको देख लेता हूँ, देख लीजिए। मुझे लग रहा है ढेर सारे लोगों की आपकी इन शब्दों को सुनने की इच्छा भी हो रही होगी। क्योंकि ये मैं खुद लिखा हूँ, इसलिए मैं आयुर्विद्या काहे कहना ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों जगना, जगकर फिर लो नाम हरि का जिससे मन हो सच्चा, शौच मुक्त हो मुख को धोकर कर लो योगाभ्यास,
ऐसा कर फिर बैठो बच्चों पढ़ने को कुछ पाठ। पाठ पूर्ण कर खाने बैठो मम्मी की मीठी रोटी। जंक फूड पिज्जा बर्गर से कभी न करो दोस्ती। ड्रेस पहन विद्यालय जाओ कर लो पूरा पाठ। पुनः शाम में खेलो बच्चों रन में दौड़ कबड्डी। मोबाइल से दूर रहकर मजबूत करो तुम हड्डी। हाथ पैर को धोकर बच्चों कर लो पूरा पाठ। भोजन कर फिर जल्दी सो जा कर नित्य ऐसा अभ्यास। ये मैं अपनी कविता, चूंकि मैं उसका चलिए नोडल था, बहुत डिस्ट्रिक्ट नोडल। देखें, साधना न्यूज का भी प्रयास रहता है कि आपके जैसे लोगों को खोजा जाए और थोड़ा सा अपनी सभ्यता के जो है उनको करीब लाया जाए। बहरहाल लगातार संवाद में मैंने राहुल अग्रवाल जी से कई बार जो है चर्चा की है और हमने शिक्षित जांजगीर चांपा सुना, हमने स्वस्थ जांजगीर चांपा सुना और मुझे लगता है अब हमें युवाओं वाला जांजगीर चांपा सुनना है, तो उस पर संवाद जो है हम राहुल अग्रवाल जी से लेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरे साधना परिवार को मैं बधाई देता हूं और इस धर्म नगरी जांजगीर की तरफ से आप सबको साधुवाद देता हूं। यह नरिया बाबा का मूल क्षेत्र है, माता सबरी की ये भूमि है। भगवान राम भी हमारी भूमि में, राम वन गमन पद भी है हमारे यहाँ, तो इस राम की भूमि से आपको मैं प्रणाम करता हूँ पूरी टीम को। और जैसा आपने कहा युवाओं के लिए मुझे बात करना है, तो मुझे लगता है जो आपका चैनल का नाम है साधना, तो युवाओं को आज एक्चुअली साधने की जरूरत है अपने आप को, स्वयं को। लोग हर माता पिता अपने बच्चे को बोल रहा है वो बच्चा छोटा है, अभी 12 साल का है जी, अभी 8 साल का है जी, अभी 20 साल का है, बच्चे को छोटा मान रहे हैं। जबकि कृष्ण भगवान हमारे 8 साल की उम्र में कंस को मार दिए थे और भगवान राम 16 वर्ष की आयु में वनवास चले गए थे 14 वर्ष के लिए। तो उम्र वो छोटी थी, लेकिन आज हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चा छोटा है, वो मोबाइल में या तनाव में या नशे में या खेल की कमी में कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भटकाव आया है, जिससे युवा हमारा भटक गया है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि युवा अगर अलाइन हो जाएगा तो हम लोग, क्योंकि यंगेस्ट इंडिया है पूरे भारत, पूरा विश्व में आज सबसे यंग इंडिया है हम, और अगले 20 साल के बाद हम ही ओल्ड इंडिया हो जाएंगे। जो जापान में जो स्थिति है आज, वहाँ बूढ़ों को, बुजुर्ग लोगों को संरक्षण देना, उनका भोजन पानी कराना एक कठिन समस्या हो गया। तो अभी हम लोगों को जागने का समय है। पूरा भारत आज युवा है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है। तो मेरा निवेदन है कि हर दृष्टि से युवाओं को फोकस होना पड़ेगा, अलाइन होना पड़ेगा, तभी हम लोग विकसित भारत, एक संपूर्ण विकसित भारत बन पाएंगे। मैंने आपसे ही जो है, आप लोग कुछ पिता को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम कर रहे थे और मुझे लगता है कि हमारे मंच से आपको उस पर थोड़ा सा डिटेल बताना भी चाहिए। जी, बिलासपुर में आपका सहयोग हमें मिला था। BNI का हमने एक कार्यक्रम किया था, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल एक संस्था है बिलासपुर में, हम उसका हर हफ्ते मीटिंग करते हैं। तो उसमें फादर डे का सेलिब्रेशन हमने किया था, जिसमें एक पुत्र जो है अपने पिता से कहीं ना कहीं अटैचमेंट कम होता है, उसका माँ के प्रति उसका लगाव ज़्यादा होता है, माँ से वो बातें कर पाता है, पिता से कहीं ना कहीं वो उसकी भावनाएं संवेदनाएं कहीं ना कहीं वो व्यक्त नहीं कर पाता। तो वो मंच था जहाँ पे आपका भी हमको बहुत सहयोग मिला था, उसके लिए आपको धन्यवाद भी है। और मैं चाहता हूँ कि युवा अलाइन हो, उसके लिए उसको जो करना चाहिए आज की डेट में, खेल से उसको दोस्ती करनी चाहिए, अध्यात्म से दोस्ती करनी चाहिए, पुस्तकों से उसको दोस्ती करनी चाहिए। तो आज समाज में बहुत ज़रूरत है कि युवा उस ओर अग्रसर हो ताकि हमारा देश आगे बढ़ पाए। चलिए, आप में से कोई हमारे मंच से कुछ विशेष संदेश जांजगीर चांपा के लिए हो तो प्लीज साझा करें हमारे साथ। चलिए मनोज भैया सही ले लेते हैं। परिचर्चाएं जितनी भी चली प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे उद्योग से लेकर के कृषि या फिर शिक्षा या स्वास्थ्य या फिर युवा वर्ग का, तो यहाँ जांजगीर चांपा के जितने भी निवासी हैं सब अपने अपने स्तर पर वो प्रयास कर रहे हैं और संभावनाएं हमें दिख रही हैं। और राजनीति से परे होकर के जांजगीर चांपा की एक खासियत है, किसी प्रकार का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें पार्टी विशेष नहीं होती है, सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो कोशिश ये रहेगा कि जितने भी जो वक्ता यहाँ पर आए थे और आने वाले भी होंगे, वो सबका प्रयास यही रहेगा कि जांजगीर चांपा एक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुँचे जिसको देखने की कोशिश शुरू के लोगों ने की होगी। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद हमारे इस परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसमें दीजिए, हो गया ना? नहीं, मैं इस चर्चा में शामिल हमारे सम्मानीय अभ्यागतों ने बहुत अच्छी बात विभिन्न क्षेत्रों की बताई, उनका मंच से सम्मान करने के लिए आग्रह श्री R.K. गांधी जी से करता हूं।
मैनेजिंग एडिटर, वे सम्मानीय अविनाश शर्मा जी, अध्यक्ष मेडिकल एसोसिएशन, उनका मंच से सम्मान कर रहे हैं, और श्री